केरला, ये नाम सुनते ही शायद जहन में एक ही बात आती है। जी हाँ, गॉड्स ओन कंट्री यानी ईश्वर का अपना देश। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि केरल की पहचान बन चुकी है, जो दुनिया के सामने एक परफेक्ट, खूबसूरत जन्नत की तस्वीर पेश करती है। पर सवाल ये है कि आखिर दुनिया की सबसे फेमस टूरिज्म टैगलाइन के पीछे की पूरी कहानी है क्या? तो चलिए आज इसी पोस्टकार्ड जैसी खूबसूरत तस्वीर के पीछे की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस मशहूर टैगलाइन की जड़ों से कि ये आई कहाँ से। इसकी कहानी मॉडर्न भी है और पौराणिक भी। तो देखिए, आज के ज़माने में इसकी शुरुआत हुई 1989 में। ये असल में एक टूरिज्म टैगलाइन थी जिसे वाल्टर मेंडेज ने केरल टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए बनाया था। और मकसद सीधा सा था, राज्य की जो ज़बरदस्त प्राकृतिक सुंदरता है उसे दुनिया को दिखाना। कहना पड़ेगा, ये कैंपेन इतना सफल हुआ कि इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन बात सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन की नहीं है। इस टैगलाइन की जड़ें तो बहुत बहुत गहरी हैं। अगर हम पुराने ग्रंथों में जाएं तो मत्स्य पुराण में भी इस जमीन को देवताओं की पसंदीदा जगह बताया गया है। फिर 17वीं सदी की कहानियां हैं, जहां ऋषि परशुराम ने समुद्र से केरल की भूमि को वापस हासिल किया था। और तो और 1749 में त्रावणकोर के राजा ने अपना पूरा राजपाट ही देवता पद्मनाभा को सौंप दिया और खुद उनके सेवक बनकर शासन करने लगे। तो मतलब ये सोच कि ये जगत दैवीय है, ये सदियों से यहाँ की संस्कृति का हिस्सा रही है। तो टैगलाइन की कहानी तो हमने जान ली, पर अब जरा आगे बढ़ते हैं और उस धड़कती हुई संस्कृति की बात करते हैं जो असल में केरल की पहचान है, उसकी आत्मा है। सबसे पहले बात कथकली की। ये 17वीं सदी का एक डांस ड्रामा है। इसकी खासियत है इसकी कमाल की वेशभूषा और चेहरे के हावभाव से कहानी कहना। सच में कथकली में हर एक इशारा, हर एक मुद्रा अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर देती है। और फिर आता है मोहिनीअट्टम। ये एक बहुत ही ग्रेसफुल और एलिगेंट सोलो डांस है जिसे सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। ये इस इलाके का एक और नायाब शास्त्रीय नृत्य है जो अपनी नज़ाकत और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और अब देखिए थेयम को। ये उत्तर मालाबार की एक बेहद रंगीन और पावरफुल रिचुअल आर्ट फॉर्म है। इसमें कलाकार सचमुच देवताओं का रूप धारण कर लेते हैं। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और दैवीय अनुभव है जो केरल की सांस्कृतिक विरासत की आत्मा को दिखाता है। और हाँ, संस्कृति की बात हो और खाने का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? केरला का खाना, वाह! एक तरफ है साद्य, केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला एक शानदार शाकाहारी भोज जिसमें 20 से भी ज्यादा डिशेज होती हैं, और दूसरी तरफ है लाजवाब थालासरी बिरयानी। मतलब यहाँ का खाना भी उतना ही रंगीन और रिच है जितनी यहाँ की कला। लेकिन रुकिए, केरल की कहानी सिर्फ इसकी परंपराओं और इतिहास तक ही नहीं है। ये राज्य आज के जमाने के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, बल्कि नवाचार और प्रगति को पूरी तरह से गले लगा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोच्चि वाटर मेट्रो। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एशिया का पहला बड़े पैमाने का इंटीग्रेटेड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये मॉडर्न डेवलपमेंट का एक जीता जागता सबूत है जो छोटे छोटे द्वीपों को मेनलैंड से जोड़ता है और हमें ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य की एक झलक दिखाता है। और ये तो बस शुरुआत है, प्लान्स बहुत बड़े हैं। अभी 20 नावें चल रही हैं जिन्हें 78 तक ले जाने का इरादा है। स्टेशन भी 10 से बढ़कर 38 हो जाएंगे। ये पूरा सिस्टम पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतरीन है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नावें इस्तेमाल करता है। ये पूरे इलाके की कनेक्टिविटी को बदल कर रख देगा। पर अब कहानी में एक दिलचस्प और थोड़ा पेचीदा मोड़ आता है। कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी सफलता ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। केरल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। राज्य की सामाजिक तरक्की ने कुछ बहुत गहरी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन केरल की फर्टिलिटी रेट यानी जन्म दर जापान जैसे विकसित देश के बराबर पहुंचने वाली है। इसका मतलब सीधा है, आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और जन्म दर घट रही है। ये एक बहुत बड़ी डेमोग्राफिक चुनौती है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी समस्या है पढ़े लिखे नौजवानों में बेरोजगारी। आंकड़ा देखिए, करीब 42% ग्रेजुएट्स के पास नौकरी नहीं है। ये एक चौंका देने वाली सच्चाई है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद युवाओं को मौके नहीं मिल पा रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि राज्य की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाती है उस पैसे पर जो बाहर काम कर रहे लोग अपने घर भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। राज्य की जीएसडीपी का 15.5% हिस्सा इसी से आता है।
ये दिखाता है कि आर्थिक ढांचा कितना नाजुक है। अब इन सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बाद एक और पहलू है जो इस स्वर्ग पर भारी दबाव डाल रहा है, और वो है पर्यावरण। ये शब्द देखिए, प्रोफेसर डोमिनिक केवी के हैं। ये ईश्वर का अपना देश अब शैतान का अपना नर्क बनता जा रहा है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन ये पर्यावरण की बिगड़ती हालत की गंभीरता को दिखाता है। ये शब्द हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और विडंबना देखिए, केरल में बारिश की कोई कमी नहीं है। औसत सालाना बारिश 3100 मिलीमीटर से भी ज्यादा होती है। लेकिन इतनी बारिश के बावजूद हकीकत यह है कि राज्य में पानी का संकट बढ़ रहा है और नदियां सूख रही हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वजहें साफ हैं। विकास के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। नदियों से इतना ज्यादा रेत निकाला जा रहा है कि वो गर्मियों में सूख जाती हैं। लैंडस्लाइड्स बढ़ गए हैं और धान के हरे भरे खेतों को पाटकर उन पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर केरल की उस स्वर्ग वाली इमेज को बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। और यहीं पर आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। क्या ईश्वर का अपना देश कहलाने वाला केरल अपनी इस जन्नती खूबसूरती और तरक्की की दौड़ के बीच एक संतुलन बना पाएगा? क्या वो अपनी शानदार विरासत और कुदरत को बचाते हुए आज की चुनौतियों का सामना कर पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही केरल के आने वाले कल की कहानी लिखेगा।